इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने जिसने सच में दशकों तक हमारे समाज और परिवारों को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। बिल्कुल, और ये एक ऐसी चर्चा है जिसका आम जनमानस से सीधा जुड़ाव है। हाँ, एग्जैक्टली। और जब भी इस विषय पे बात होती थी ना, तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम होता था। मतलब अखबारों से लेकर आम बोलचाल तक। धारा 498। ए, हाँ, 498 ए। बिल्कुल, ये एक डोमेस्टिक नाम बन चुका था। लेकिन अब देश के जो आपराधिक मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है ये। हाँ, और आज हमारे पास जो सोर्सेज है और दस्तावेज है, वो सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के डेस्क से आए हैं। जी, और उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप ये समझाया है कि इन नए कानूनों के तहत अब ग्राउंड लेवल पर प्रक्रिया कैसे काम करती है। सही कहा। तो इस चर्चा का जो आज का हमारा मेन मिशन है, वो यही है कि उन भारी भरकम कानूनी प्रावधानों को डिकोड किया जाए। मतलब सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दशकों पुराने जो आईपीसी और सीआरपीसी थे ना, हाँ, उनकी जगह अब नए बीएनएस और बीएनएसएस ने ले ली हैं। राइट। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। अगर किसी के साथ दहेज उत्पीड़न या वैवाहिक क्रूरता मतलब मैट्रिमोनियल क्रूअल्टी जैसी घटना होती है, तो पुलिस थाने में पहली एफआईआर से लेकर कोर्ट के आखिरी फैसले तक। बिल्कुल कोर्ट के आखिरी फैसले तक की पूरी प्रक्रिया जमीनी स्तर पर कैसे आगे बढ़ती है, ये आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कानून के इस नए रूप की। जैसे कि हमने पहले कहा कि 498 एक ऐसा शब्द था जिसे सभी वाकिफ थे, लेकिन अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण के अनुसार अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता आने के बाद ये मामला अब ये धारा 85 और 86 के दायरे में आ गया है। हाँ, धारा 85 और 86। देखिए यहाँ ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अब कानून की धारा का नंबर जरूर बदल गया है, लेकिन उस अपराध की जो मूल प्रकृति है ना, उसकी गंभीरता में कोई कमी नहीं आई है। अच्छा, मतलब क्राइम वही है, एग्जैक्टली, बस सेक्शन अलग है। एग्जैक्टली। बीएनएस की धारा 85 और 86 के तहत ये साफ तौर पर परिभाषित है कि यदि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाती है या दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान किया जाता है या हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया जाए, तो ये आज भी एक बेहद गंभीर अपराध है। राइट। कानून का जो मूल उद्देश्य है वही है, पीड़िता को सुरक्षा देना और दोषियों को सजा दिलाना। हाँ, यहाँ एक ऐसी चीज है जिसने मुझे सच में थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। हम सब बीएनएस की बात कर रहे हैं, जो हमें बताती है कि क्राइम क्या है। बिल्कुल, बीएनएस क्राइम डिफाइन करता है। लेकिन जब कोई एक्चुअल में पुलिस स्टेशन जाता है या कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा होता है, तो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, वो एक बिल्कुल अलग ही संहिता से चल रही है। हाँ, और यही वो आहा मोमेंट है। वो दूसरी संहिता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। मतलब एक किताब तय कर रही है कि क्राइम की लिमिट क्या है और दूसरी किताब ये तय कर रही है कि उसकी जांच और ट्रायल कैसे होगा। सही पकड़ा आपने। ये न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही दिलचस्प डिवीजन है। अगर आम भाषा में कहें तो बीएनएस वो रूल बुक है जो क्राइम्स को लिस्ट करती है, और बीएनएसएस बीएनएसएस वो इंजन है जो इस पूरी लीगल मशीनरी को चलाता है। पुरानी व्यवस्था में जो काम सीआरपीसी करता था ना, अब वही काम बीएनएसएस कर रहा है। अच्छा, पुलिस कैसे काम करेगी, सबूत कैसे जुटाए जाएंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने क्या प्रोसेस होगा, ये सब अब बीएनएसएस के नियम ही तय करते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया को ग्राउंड लेवल पर उतार कर देखते हैं। मान लीजिए किसी के साथ उत्पीड़न हुआ है, तो इस नए ढांचे के तहत एक्शन कैसे शुरू होता है? देखिए, पूरी न्याय प्रक्रिया की जो नींव है ना, वो शिकायत से ही रखी जाती है। सोर्स मटेरियल में ये साफ लिखा है कि पीड़िता सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस थाने जाएगी या महिला हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। उसके बाद पुलिस का ऑफिशियल एक्शन शुरू होता होगा। बिल्कुल। पुराने समय में हम सीआरपीसी की धारा 154 सुनते थे, जिसमें एफआईआर दर्ज होती थी। हाँ, सेक्शन 154। लेकिन अब नए ढांचे में एफआईआर बीएनएसएस की धारा 173 यानी
173 के तहत दर्ज की जाती है। ये डॉक्यूमेंट पूरी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और हमारे सोर्सेज में एक बात बहुत क्लियरली हाईलाइट की गई है कि ये जो मैट्रिमोनियल क्रूअल्टी का क्राइम है, इसे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल की कैटेगरी में रखा गया है। हाँ, संगीन और गैर जमानती। आम भाषा में इसका मतलब यही हुआ ना कि पुलिस ये नहीं कह सकती कि हम बाद में देखेंगे या हमें जांच शुरू करने के लिए किसी कोर्ट ऑर्डर की जरूरत है। एकदम सही। संगीन होने का मतलब यही है कि एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस के पास जांच शुरू करने का पूरा अधिकार और जिम्मेदारी आ जाती है। तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। हाँ, बीएनएसएस के तहत जैसी केस दर्ज होता है, जो विवेचक होता है ना, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो तुरंत सबूत जुटाने में लग जाता है। तो उसमें किस तरह के सबूत इकट्ठे किए जाते हैं? वो घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं, आसपास के लोगों से जानकारी ले सकते हैं, और अगर किसी तरह की फिजिकल क्रूअल्टी का आरोप है तो मेडिकल रिपोर्ट बनवानी पड़ती होगी। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाना बीएनएसएस की धारा 174 से 178 के तहत जांच का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में बहुत सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस माना जाता है। पर जब सबूत जुटाने की बात आती है तो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट या कागज तो काफी नहीं होते होंगे। असली बात तो ये होती है कि किसने क्या देखा और पीड़िता ने खुद क्या कहा। यहीं पर बयान दर्ज करने का कॉन्सेप्ट आता है। इन बयानों की प्रामाणिकता कोर्ट में बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो पुलिस ये बयान कैसे दर्ज करती है नए कानून के हिसाब से? इसमें मुख्य रूप से 2 लेवल होते हैं। पहला बयान वो होता है जो जांच के दौरान पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जाता है, जिसे पहले सीआरपीसी 161 का बयान कहते थे। हाँ, वही। अब ये बीएनएसएस धारा 180 के तहत दर्ज होता है, लेकिन पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोर्ट में अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं। राइट, पुलिस का दबाव हो सकता है। एग्जैक्टली। इसलिए एक दूसरा और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बयान होता है जो सीधे मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाता है, जिसे पुराने कानून में सेक्शन 164 का बयान कहा जाता था। हाँ, अब नए कानून में ये बीएनएसएस 183 बन गया है। पर ये मैजिस्ट्रेट वाला बयान इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मैजिस्ट्रेट एक जुडिशियल ऑफिसर होता है। जब कोई पीड़िता या गवाह मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट के एनवायरनमेंट में बयान दर्ज कराता है ना, तो कोर्ट ये मानकर चलती है कि ये बयान बिना किसी दबाव या डर के दिया गया है, यानी एकदम स्वेच्छा से। हाँ, इस बयान का लीगल वेटेज बहुत ज्यादा होता है और ट्रायल में ये एक बहुत मजबूत बेस का काम करता है। इसलिए आयोग की कोशिश यही होती है कि वो जल्दी से जल्दी ये बयान दर्ज करवा ले। एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस घर आई और सीधे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। क्या एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पर भी चीजें ठीक ऐसे ही काम करती हैं? अब देखिए, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। ये लीगल प्रोसेस का वो पॉइंट है जहां हमें कानून के बैलेंस को समझना जरूरी है। ये सच है कि बीएनएसएस धारा 35 पुलिस को अरेस्ट का अधिकार देती है इन मामलों में, लेकिन जब बात 498A या अब बीएनएस 8586 की आती है तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन लागू होती है। अच्छा, जिसे लीगल सर्कल्स में अर्नेश कुमार जजमेंट के नाम से जाना जाता है। हमारे सोर्स में अधिवक्ता महोदय ने इस पर स्पेशली जोर दिया है। ये अर्नेश कुमार जजमेंट असल में क्या है और ये इस अरेस्ट वाली पूरी प्रक्रिया को कैसे बदल देता है? देखिए, पास्ट में कई ऐसे मामले आए जहां वैवाहिक विवादों में एफआईआर दर्ज होते ही पति और उसके पूरे परिवार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। हाँ, मैंने भी ऐसी बहुत सी खबरें पढ़ी हैं। इससे होता ये था कि कई बार निर्दोष लोग भी बिना ट्रायल के जेल चले जाते थे और परिवार टूट जाते थे। इसको रोकने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले में ये लैंडमार्क जजमेंट दिया था। तो इस गाइडलाइन का प्रैक्टिकली क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस किसी भी ऐसे क्राइम में जहां सजा 7 साल से कम है, जैसे कि अपना ये बीएनएस 8586, वहां रूटीन तरीके से या बिना सोचे समझे इमीडिएट अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब एफआईआर दर्ज होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगले ही पल हथकड़ी लग जाएगी। बिल्कुल नहीं। तो फिर पुलिस आरोपी को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कैसे करती है अगर अरेस्ट नहीं करती? इसके लिए कानून में एक बहुत क्लियर सिस्टम है जिसे नोटिस ऑफ अपीयरेंस कहते हैं। नोटिस ऑफ अपीयरेंस? हाँ, बीएनएसएस के नए प्रावधानों के तहत जो पुराने क्रियोपीसी 41A के बराबर हैं, वहां बीएनएसएस धारा 41A के तहत अब पुलिस को एक फॉर्मल नोटिस भेजना होता है। ओके, इस नोटिस में क्या होता है? इसमें आरोपी को निर्देश दिया जाता है कि वो एक तय तारीख और समय पर पुलिस के सामने हाजिर हो और जांच में पूरा सहयोग करें। और अगर वो सहयोग करता है तो? जब तक आरोपी पुलिस के बुलाने पर जा रहा है, सहयोग कर रहा है और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती। ये तो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। हाँ,
ये इंश्योर करता है कि लॉ का यूज किसी को परेशान करने या बदला लेने के वेपन के रूप में ना हो। सही बात है। एक तरफ पीड़िता की इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो रही है और दूसरी तरफ आरोपी को बिना वजह जेल जाने से बचाया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो जब पुलिस का ये सारा काम हो जाता है, मतलब सबूत जुटाना, बयान दर्ज करना, नोटिस देना और पूछताछ करना, ये सब पूरा होने के बाद जब उनके पास सबूतों का एक पूरा बंडल तैयार हो जाता है, तब ये फाइल पुलिस स्टेशन से निकलकर कोर्ट की टेबल तक कैसे पहुंचती है? जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है ना कि उसने सारे एविडेंस और स्टेटमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो वो उन सबका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जिसे चार्जशीट कहते हैं। बिल्कुल। आम बोलचाल में यही चार्जशीट या आरोप पत्र कहलाता है। ये कोर्ट में कैसे प्रेजेंट होती है? पुलिस इस चार्जशीट को बीएनएसएस की धारा 193 के तहत कोर्ट में दाखिल करती है, जो पुराने सीआरपीसी में 173 सबसेक्शन 2 हुआ करता था। ओके। ये डॉक्यूमेंट इस बात का फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है कि पुलिस की जांच अब पूरी हो चुकी है और पुलिस के हिसाब से ये एक ऐसा केस है जिस पर अब कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए। और यहीं से केस का कंट्रोल पुलिस के हाथ से निकलकर पूरी तरह कोर्ट के हाथ में आ जाता है, राइट? एकदम सही। यहीं से पूरी गेम कोर्ट के रूल्स पर चलती है और फिर शुरू होती है वो प्रक्रिया जिसे हम ट्रायल कहते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, ट्रायल शुरू होने से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हाँ, जिसे लीगल टर्म्स में कॉग्निजेंस लेना या संज्ञान लेना कहते हैं। राइट। तो इसमें मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं? मैजिस्ट्रेट उस पूरी चार्जशीट को थरली पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई कोई केस बनता भी है या नहीं। बीएनएसएस की धारा 227 से 230 के तहत ये सब देखा जाता है। और उसके बाद कोर्ट ये इंश्योर करती है कि आरोपी वहां प्रेजेंट हो और उसे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज दी जाएं जो पुलिस ने उसके खिलाफ जमा किए हैं, ताकि इसे पता हो कि इसे किस चीज के खिलाफ अपना बचाव करना है। नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल। इन डॉक्यूमेंट्स को हैंडओवर करने के बाद का जो स्टेप है वो केस की दिशा तय करता है। इसे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस या आरोप तय करना कहते हैं। ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे काम करता है बीएनएस के अंडर? बीएनएसएस धारा 251 और 252 के तहत कोर्ट आरोपी को पढ़कर सुनाती है कि उस पर बीएनएस की किन-किन धाराओं के तहत आरोप लगे हैं, जैसे 85 या 86। और अगर आरोपी कहता है कि मैं इन आरोपों को नहीं मानता और मैं ट्रायल लड़ूंगा, तो कोर्ट फॉर्मली चार्जेस फ्रेम कर देती है। ये एक तरह से ट्रायल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके। और एक बार चार्जेस फ्रेम हो गए तो कोर्ट रूम का असली ट्रायल शुरू, गवाहों का कटघरे में आना। हाँ, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन यानी शिकायतकर्ता की तरफ से गवाहों को बुलाया जाता है ताकि वो अपने आरोपों को साबित कर सके। बीएनएसएस धारा 254 से 263 के तहत गवाहों का परीक्षण होता है। पर सिर्फ गवाहों की बात सुनकर तो फैसला नहीं होता। यहाँ आती है क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह की बारी। और मेरी समझ से ये जस्टिस सिस्टम का सबसे धारदार हथियार है। आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया, धारदार हथियार। क्रॉस एग्जामिनेशन ही वो स्टेज है जहां सच और झूठ की असली टेस्टिंग होती है। इसमें होता क्या है बेसिकली? इसमें प्रोसिक्यूशन के गवाहों से बचाव पक्ष का वकील बहुत तीखे सवाल पूछता है। उनका मेन मोटिव होता है गवाह की बातों में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन, झूठ या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है तो उसे पकड़ना। मतलब जो कहानी पुलिस के सामने बहुत क्लियर लग रही थी वो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में टूट भी सकती है। बिल्कुल। कई बार कहानी बिखर जाती है और कई बार गवाह इतने स्ट्रांग होते हैं कि जिराह के बाद भी उनका सच अटल रहता है। और जब प्रोसिक्यूशन के सारे गवाहों की गवाहियां और जिरा पूरी हो जाती है तो न्याय का तराजू दूसरे पल्ले की तरफ घूमता है, राइट? हाँ, कानून हमेशा ये मानता है कि हर इंसान को अपनी बात रखने का आखिरी मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए अब कोर्ट आरोपी का बयान दर्ज करती है। ये बीएनएसएस की किस धारा में होता है? ये बीएनएसएस धारा 351 के तहत होता है, जिसे पहले सीआरपीसी 313 कहा जाता था। कोर्ट आरोपी से डायरेक्ट बात करती है कि तुम्हारे खिलाफ जो सबूत आए हैं उस पर तुम्हें क्या कहना है। और अगर आरोपी को अपने डिफेंस में कोई सबूत या गवाह पेश करना हो तो उसे पूरा अधिकार दिया जाता है। वो अपने डिफेंस विटनेसेस बुला सकता है। इस पूरे प्रोसेस का एक ही मोटिव है, निष्पक्षता। तो जांच हुई, चार्जशीट आई, चार्जेस फ्रेम हुए, गवाह आए, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और आरोपी का बयान भी हो गया। इसके बाद मामला अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता होगा। हाँ, जिसे हम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स या अंतिम बहस कहते हैं। ये किस सेक्शन में कवर होता है? सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के सोर्सेस के मुताबिक ये बीएनएसएस धारा 392 और 93 के तहत होता है। दोनों साइड्स के लॉयर्स कोर्ट को अपने आर्ग्यूमेंट्स की समरी देते हैं, सारी कड़ियां जोड़ते हैं।
और लीगल प्रेसिडेंट्स का हवाला देते हैं। बिल्कुल। और फिर जज साहब सभी फैक्ट्स और एविडेंस को देखते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लेते हैं। और फिर आता है जजमेंट का दिन। फैसले की घड़ी, जिसका कई सालों तक इंतजार रहता है दोनों पक्षों को। तो जब कोर्ट फाइनल जजमेंट सुनाती है तो ब्रॉडली 2 ही रिजल्ट्स होते होंगे, सजा या रिहाई। एग्जैक्टली। अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित कर दिया है कि क्रूअल्टी हुई है, तो कन्विक्शन होता है। और नए बीएनएस के तहत कन्विक्शन होने पर क्या सजा मिलती है? बीएनएस धारा 85-86 के तहत इस अपराध के लिए मैक्सिमम 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव नहीं कर पाता तो कोर्ट का क्या नजरिया होता है? अगर सबूतों में कोई कमी रह जाए या गवाहों के बयानों में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो क्रिमिनल जस्टिस का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ। कोर्ट ये मानकर चलती है कि जब तक दोष पूरी तरह साबित ना हो जाए, इंसान निर्दोष है। ऐसे में कोर्ट संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को अक्विट कर सकती है, यानी बरी कर सकती है। लेकिन जैसा कि लीगल केसेस में अक्सर देखने को मिलता है, ट्रायल कोर्ट का फैसला कहानी का दी एंड नहीं होता। अगर किसी एक पार्टी को लगता है कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ, तो आगे का क्या रास्ता है? इस पूरे सिस्टम में अपील का अधिकार एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी वाल्व है। बीएनएसएस धारा 413 से 415 के तहत अपील का पूरा प्रोसेस सेट है। चाहे कन्विक्शन हो या अक्विटल, दोनों साइड्स अपर कोर्ट जा सकती हैं। बिल्कुल, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक। ये इसलिए है ताकि जस्टिस में कोई भूल ना रह जाए। तो अब तक की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि जो पहले 498A था वो अब बीएनएस की धारा 85 और 86 बन चुका है। सोर्सेस में एक बहुत डीप बात कही गई है कि इन नए कानूनों का मकसद सिर्फ किताबें बदलना नहीं था। तो क्या मकसद था? एक टेक एनेबल्ड, टाइम बाउंड और ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना। जब आम इंसान के पास लीगल लिटरेसी होती है ना, तो वो सिस्टम से डरता नहीं है। सही बात है। उसे पता होगा कि अरेस्ट के रूल्स क्या हैं और अपने राइट्स का उसे कैसे करना है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा डिफेंस है। बिल्कुल। और यही ना उस टेक एनेबल्ड सिस्टम की बात आती है जो आपने कही। आजकल सबकी लाइफ डिजिटल है। सुनने वालों के लिए ये एक बड़ा ही सोचने वाला सवाल है कि आने वाले कल में जब हमारे कोर्ट्स पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे, तो क्या ये डेली यूज होने वाली टेक्नोलॉजी इन मैट्रिमोनियल केसेस को बिल्कुल बदल के रख देगी? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, जरा सोचिए, क्या सालों पुराने व्हाट्सएप चैट्स का लहजा, स्मार्ट वॉच से मिलने वाला हार्ट रेट या स्ट्रेस डेटा, या घर में लगे स्मार्ट स्पीकर्स की डिजिटल रिकॉर्डिंग्स? ओह, ये तो बहुत डीप पॉइंट है। हाँ, क्या आने वाले समय में ये आधुनिक तकनीकें मानसिक क्रूरता को साबित करने के लिए या फिर किसी निर्दोष पर लगे गलत आरोपों को खारिज करने के लिए ट्रायल रूम की सबसे बड़ी गवाह बनेंगी? ये आने वाले कल की रियलिटी हो सकती है। कानून तो बदल गया, पर क्या सबूतों की डेफिनेशन भी कंप्लीटली बदल जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी न्याय व्यवस्था का अगला चेहरा तय करेगा। और इसी विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो समझते रहिए और जागरूक रहिए।